हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसी चल रही है आपकी सीजीएल की तैयारी, सीएचएसएल की तैयारी, टियर 2 की। कमेंट करना ना भूलें। बताइए मुझे, अगर किसी को किसी सब्जेक्ट में, किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, किसी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली वी विल ट्राई टू हेल्प यू इन दैट। ठीक है, तो आइए आज हम, जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर का सेशन लेके आए हैं आपके लिए। इसमें कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। एसएससी मोस्ट प्रॉब्ली हर बार आज तक जो पैटर्न देखा गया है, क्वेश्चन रिपीट करता ही करता है। ठीक है, क्वेश्चन की फॉर्म भी रिपीट करता है, क्वेश्चन भी रिपीट करता है। तो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। प्रीवियस ईयर पे हमेशा फोकस किया जाता है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं, कुछ क्रिएटेड वंस भी हैं। तो आइए आज की सेशन की शुरुआत करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ volatile semiconductor memory based on the data retention capability। ठीक है, क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं या सरल भाषा में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा, मतलब कौन सी एक ऐसी कैटेगरी है, डी रैम रोम है, एस रैम या डी रैम है, या थर्ड ऑप्शन पे है रैम रोम, या फोर्थ पे है एस रैम और रोम। इनमें से कौन सा ऐसा करेक्ट आंसर हो सकता है, करेक्ट कैटेगरी हो सकती है किसके लिए? वॉलेटाइल, शब्दों को देखना, वॉलेटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी। आपने मेमोरी के बारे में पढ़ा होगा। दो तरह की होती है, एक होती है रैम, एक होती है रोम। ठीक है, रैम मेमोरी की फुल फॉर्म, रैम का क्या फुल फॉर्म होता है? दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट। और रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। वैसे तो सबको पता होगा, पर फिर भी मैं लिख देती हूँ। रैम इज मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एक तो है रैम, ठीक है, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं, और दूसरी होती है रोम। अब इन दोनों का फर्क क्या होता है, और क्यों मैंने कहा कि इस शब्द पे थोड़ा सा फोकस करना। क्या होता है ना, हम बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कंप्यूटर भी हो जाएगा, हर सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, थोड़ी सी अकल, थोड़ी सी स्मार्टनेस के साथ अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए पूरा कंसेप्ट समझते हैं, और कंसेप्ट के साथ फिर आपको पता लगेगा कि क्यों मैंने ऐसी चीज़ें बोली। ठीक है, जहाँ तक हम बात कर रहे थे कि मेमोरी किस में डिवाइड होती है, मेमोरी प्रायरली दो चीज़ों में डिवाइड होती है। अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी दो चीज़ों में डिवाइड होती है। एक होती है हमारी रैम, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक होती है रोम। रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। आपको नाम से ही थोड़ा बहुत पता चल पा रहा होगा रीड ओनली का क्या मतलब होता है। अगर हम इंग्लिश में ही बात करें कि रीड ओनली, क्या मतलब हुआ? रीड ओनली का मतलब हुआ कि आप सिर्फ पढ़ सकते हैं। तो रोम में क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी में, रोम में क्या होता है कि आप सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को, जो कंप्यूटर में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, आप सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वो वॉलेटाइल नहीं होती। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल होती है इन नेचर, चेंज नहीं हो सकती। अगर आप रोम के फर्दर बाइफिकेशन में जाएंगे तो तब आपको ईप्रोम, पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है, ऐसे करके आपको डबल ईप्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, डबल इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ऐसे करके आपको बाइफिकेशन मिलेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रिकली और इरेज्ड है, ठीक है, दो कैटेगरी होती हैं। एक होती है ईप्रोम की, ठीक है, मैं लिख देती हूँ, बहुत बड़ा हो जाएगा वैसे ये, तो मैं शॉर्ट में इसको लिख देती हूँ और समझाने के लिए समझा देती हूँ। देखो, जब हम मेमोरी की बात करते हैं ना, अगर मेमोरी की बात करोगे तो मेमोरी में एक तो जैसे मैंने बताया रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक हो गई रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब रैम में भी दो बाइफिकेशंस होते हैं, एक होता है डी रैम,
डी का क्या मतलब हो गया, डायनामिक, ठीक है, डी का मतलब डायनामिक, रैम का मतलब आपको पता है रीड ओनली रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा होता है एस रैम, एस का क्या मतलब हो गया, स्टैटिक रैम। ये कैसा है नेचर में, ये नेचर में है वॉलेटाइल, ठीक है, वॉलेटाइल का क्या मतलब, चेंजेस हो सकते हैं, डेटा फिक्स नहीं होता, टेम्परेरी रहता है, ठीक है। रोम की बात करें, रीड ओनली है, रीड ओनली नॉन वॉलेटाइल होता है, किस किस में कैटेगरी में डिवाइडेड है, जैसे भी मैंने बात किया था पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम, पी का क्या मतलब हो गया, प्रोग्रामेबल, एक बार डेटा एंटर कर दिया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, इंस्ट्रक्शन एक बार ही एंटर होती है, ठीक। अभी मैंने आपको बताया ईप्रोम के बारे में भी, EPROM दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इरेजेबल का क्या मतलब हुआ, इरेज करना मतलब मिटाना, आप अल्ट्रावायलेट रेज की हेल्प से इस पे जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है, ठीक है, जो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है चिप्स में, बेसिकली आप अल्ट्रावायलेट लाइट डालेंगे, उस पर पड़ेगी और इंस्ट्रक्शन डिलीट हो जाएगी, फिर आप दूसरी इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ध्यान से समझना, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है, आई विल रिप्लाई। तीसरा जो आता है वो डबल ईप्रोम आता है। अब डबल ईप्रोम का क्या मतलब है, डबल ई हो गया, फर्स्ट है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है या इलेक्ट्रिक सिग्नल से, इलेक्ट्रिक चीज से, यू कैन से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आप कह सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली जब प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि नाम ही क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, जब इलेक्ट्रिकली इरेज होता है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हम रीराइट कर लेते हैं। ईप्रोम में हम रीराइट नहीं करते, जो डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है, डबल ईप्रोम में रीराइट हो जाता है, उसी पे ही लिखा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था तो कुछ और हम कहीं और पहुंच गए हैं समझाते समझाते। खैर, इनमें से अगर कभी आपके कोई क्वेश्चन आए कि मेमोरी कितने में डिवाइडेड है, कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड है, डी रैम या एस रैम के बारे में पूछे, डायनेमिक, स्टैटिक या रोम, जो मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में कवर कर लिया है, तो आई होप आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन नहीं रहा, एक क्वेश्चन में मैंने कितने सारे क्वेश्चन ले लिए, यू कैन थिंक ऑफ इट, राइट। तो सेशन तो यूजफुल रहने वाला है, बस पूरा देखना है आपको। क्वेश्चन पे आते हैं फिर से और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जहाँ पे मैंने बोला था वॉलेटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी, इस पे ध्यान देना। तो अभी मैंने बोला रैम एक वॉलेटाइल है। अब एक बात बताओ, अगर मैं ऑप्शंस को देखूं तो ये रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी रोम आ गया, ये भी गलत हो जाएंगे। अब आप कहोगे कि मैम आपने क्वेश्चंस ही ऐसे बनाए हैं, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये CHSL में पूछा गया प्रीवियस ईयर का टियर 2 का क्वेश्चन है, जो एसएससी ने पूछा था। एसएससी ने ये ऑप्शंस बनाए हैं, मैंने इसको क्रिएट नहीं किया, ठीक। तो उस हिसाब से अगर आपको कुछ नहीं भी पता और आपको सिर्फ इतनी बात पता है बाइफर्केशन में कि रैम और रोम का डिफरेंस आपको पता है बेसिकली, कि कौन सी वॉलेटाइल होती है, कौन सी नॉन वॉलेटाइल होती है, तो आप उसी से ही बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जो चीज़ मैंने अभी बताई टेम्परेरी होती है, रोम परमानेंट होती है, MBs में कम में डेटा स्टोर होता है, इसमें GBs में होता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन सेव करनी होती है, ठीक है। नॉर्मल ऑपरेशन, और जब हम बूट करते हैं, लाइक सिस्टम स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टअप प्रोसेस के लिए बेसिकली तब रोम्स में इंस्ट्रक्शंस जो लिखी होती हैं वो एक तरह से इनिशिएट होती हैं। डेटा फास्टर होता है और इसमें डेटा स्लो होता है। इसके बारे में मैंने आपको पूरा बाइफिकेशन अभी दिया ही है, मेमोरी, रैम, डी रैम, और ये सब मैंने आपको सारा क्लासिफिकेशन डिटेल में अभी अभी कवर की है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो, अब जब हमने रोम में तो अच्छे से बात कर ली थी, ठीक है। अब हम रैम की जो बाइफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, उसके सब पार्ट्स हैं बेसिकली, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम, उसके बारे में भी देख लेते हैं। देखो, जब हम स्टैटिक रैम के बारे में बोलते हैं ना, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करते हैं, तो इसमें जो डेटा स्टोर्ड होता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में होता है, जिसे फ्लिप फ्लॉप्स कहते हैं,
ठीक, काफ़ी लोगों को फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में पता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। अगर नहीं भी पता ना, बेसिकली आप इसको एक यू कैन से एक सर्किट होता है, ठीक है, कंप्यूटर में, इतना समझ सकते हैं। फास्टर होता है स्टैटिक रैम में और एक्सपेंसिव भी होता है। डेटा लूज होता है जब पावर टर्न ऑफ हो जाती है। जिनके पास पीसीज हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, जो प्लग इन बेसिकली आप करते हैं तभी आपका कंप्यूटर चलता है। लैपटॉप में भी मान लो चार्जिंग नहीं है, बिल्कुल 0% है, जब तक प्लग इन नहीं करोगे तब तक नहीं चलेगा, राइट। तो पीसीज में मेजरली जब तक आप पावर है तब तक आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे ही पावर ऑफ होती है वैसे ही डेटा अपना अगर कुछ है तो वो लूज़ कर देगा, राइट। इस केस में डेटा जो है ये भी लूज कर देता है जब पावर ऑन होती है तब भी, सिंस इट इज़ मेड अप ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। ये ऑन होगा ये तब भी लूज कर सकता है। बात करें, रिफ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं होती बार बार, एंड ऑलवेज रिक्वायर रिफ्रेशिंग। इट इज़ चीप प्लस इट इज़ स्लो, और डेटा जो होता है, जो स्टोर करता है डेटा, वो चार्ज के फॉर्म में, राइट, यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप्स के फॉर्म में। तो ये छोटा सा डिफ्रेंसिएशन यू कैन से दोनों के बीच में था, ठीक। जहाँ तक मैंने अंडरलाइन किया था 2-3 वर्ड्स वॉलेटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी की, जब मैंने शुरू में भी क्वेश्चन में बात की थी। तो वॉलेटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरीज क्या होती हैं? दे रेफर्स टू अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी जिसमें क्या होता है, डेटा लूज कर जाता है, जो अब उसका खुद का स्टोर डेटा है वो लूज हो जाता है जब पावर सप्लाई डिसकंटिन्यू हो जाती है या पावर एकदम से चली जाती है, टर्न ऑफ हो जाती है। दोनों केसेस में इट कैन लूजेस, वही रैम वाला केस, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को कुछ वर्ड्स को देख के या ऑप्शंस को देख के भी आप करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इट रिक्वायर्स अ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ पावर टू रिटेन डाटा, वही कि आपको पावर ऑन रखनी पड़ेगी अगर आपको डाटा रिटेन करना है। तो जैसे पावर ऑफ हुई डाटा लॉस्ट हो सकता है। डेटा में दे सेज कि डेटा लॉस्ट हो सकता है, राइट। अब स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के बारे में बोले, दे आर द करेक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ volatile semiconductor memory based on the data retention capabilities involving understanding the characteristics of different types of memories। कुछ नहीं है, जस्ट मेंशन है कि जो SRAM और DRAM है वो बिल्कुल परफेक्ट कैटेगरी है फॉर किसके लिए, वॉलेटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी बेस्ड जो है डेटा रिटेंशन कैपेबिलिटीज, उसके लिए जो SRAM और DRAM है वो परफेक्ट आंसर है, परफेक्ट कैटेगरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन होप समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा, क्या क्या देखा। देखो क्वेश्चन था ये, आंसर करेक्ट था 2 या आप कह सकते हैं B। हमने सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखा, टर्म्स देखी, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल क्या होती है, रैम होती है, ठीक है। रैम किस किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। वॉलेटाइल क्या, नॉन वॉलेटाइल कौन सी होती है, रोम, ठीक है। यानी कि रोम वॉलेटाइल नहीं होती, नॉन वॉलेटाइल होती है पर वॉलेटाइल नहीं होती। तो जो चीज़ नहीं होती वो चेक की, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही में करेक्ट आंसर मार्क करो एंड यू कैन, आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमने डिफ्रेंसिएशन टाइप ऑफ मेमोरीज, उसके बाद उनके रैम और रोम के बीच का फ़र्क देखा, ठीक, ताकि आगे भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ऐसे ही क्विकली जज कर पाओ, राइट। उसके बाद SRAM और DRAM में भी देखा, आंसर पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अ ब्लू रे डिस्क। अब ये ब्लू रे डिस्क है, आप सभी लोगों ने CD DVDs देखी होंगी, CD ऑडियोज के लिए हम यूज़ करते थे और DVD बेसिकली वीडियो के लिए, राइट। तो ब्लू रे डिस्क जो है ना वो एक तरह से यू कैन से थर्ड जनरेशन ऑफ दिस कॉम्पैक्ट डिस्क, राइट। तो अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ब्लू रे डिस्क के बारे में पूछ रहा है कि उसका डायमीटर कितना है। जनरली ये डायमीटर जो कॉम्पैक्ट डिस्क का वेरी करता है वो 120 मिलीमीटर ही रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 120
mm हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब मैंने आपके आपको ताकि अच्छी और नॉलेज रहे चीज़ों की, मैंने एक इमेज भी यहाँ पे लगाई है जिसमें डीवीडी, देखो इसका सिंगल लेयर और इसका डुअल लेयर जीबीज भी लिखा हुआ है, प्लस इसका रेजोल्यूशन पावर भी मेंशन है, दैट इज 720x480 डीवीडी का। और जब हम ब्लू रे डिस्क की बात करते हैं तो ये 1920 से 1920 इंटू 1080 हो जाता है, ठीक है। एंड जो कैपेसिटी होती है इसकी ऑब्वियसली ज़्यादा होती है। अच्छा, अगर मैं इसकी थिकनेस की बात करूं तो थिकनेस क्या होगी, क्या कोई मुझे बता सकता है कि इसकी थिकनेस कितनी है? अब क्वेश्चन में क्या था, आपको क्या बताना था, डायमीटर बताना था। डायमीटर तो पता चल गया 120 mm होता है। थिकनेस कितनी होती है? इसकी थिकनेस होती है 1.2 मिलीमीटर, ठीक है, इट इज़ 1.2 मिलीमीटर। कभी थिकनेस पूछ ले तो ठीक। अब उसने इसका डायमीटर पूछा था, ये चीज़ पूछी थी क्वेश्चन में, पूछी थी जो हमने 120 मिलीमीटर बता दी। अगर वो इसका पूछ ले कि ये जो अंदर वाला जो सेंटर है, जो सेंटर होल का डायमीटर है वो कितना है, तो वो क्या बताओगे? वो है 15 mm, ठीक है। यहाँ किसी को नहीं दिख रहा तो मैं ऊपर लिख देती हूँ कि जो सेंटर में होल होता है उसका डायमीटर अगर कभी पूछे तो 15 mm होगा, ठीक है। कितना होगा? 15 मिलीमीटर, ठीक। समझ में आया? ब्लू रे डिस्क क्या होती है, डायमीटर कितना है, सेंटर का कितना है, कैपेसिटी कितनी है, सारे क्वेश्चंस एक ही में क्लियर हो गए। देखो ब्लू रे डिस्क जैसे मैंने अभी बताया था 3rd जनरेशन होती है कॉम्पैक्ट डिस्क का। पहले वी हैव ऑडियो सीडीज, फिर हमारे पास डिजिटल वीडियो डिस्क आने लगी जिसे हम डीवीडीज बोलते थे, ठीक है। अब जो डेटा है वो स्टोर होता है प्लास्टिक डिस्क पे जो 120 मिलीमीटर, या फिर आप कह सकते हैं अगर इंचेस में कभी ऑप्शन दे दे तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4.75 इंचेस। अगर इंचेस में सारे ऑप्शंस में अगर जो डिजिट्स हैं वो इंचेस में हो तो 4.75 इंचेस, ठीक है। डेटा इज एनक्लोज्ड इन पिट्स एंड दैट फॉर्म अ स्पाइरल ट्रैक ऑफ ऑन द डिस्क, ठीक है। तो डेटा पिट्स की फॉर्म में इट सेज एनकोडेड रहता है, ठीक। इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मोर सफिशिएंट है। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश यूनिट इज दैट पार्ट ऑफ सीपीयू व्हिच कंट्रोल्स और डायरेक्ट्स ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में है कि कौन सी यूनिट, मतलब कौन सी यूनिट वो पार्ट है किसका, सीपीयू का, जो डायरेक्ट भी करता है और कंट्रोल भी करता है ऑपरेशंस को। किसके? प्रोसेसर के ऑपरेशन को कौन सा पार्ट, सीपीयू का कौन सा पार्ट प्रोसेसर के ऑपरेशंस को डायरेक्टली कंट्रोल करता है और डायरेक्ट भी करता है और कंट्रोल भी करता है, तो वो है आपकी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट बहुत ही एक तरह से आप कह सकते हो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इंस्ट्रक्शन फैच होती हैं, डिकोड होती है, वो मैं आपको साइकिल दिखाऊंगी अभी, ठीक है। बट द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल यूनिट, जो हमारा फर्स्ट है, दैट इज ए पार्ट। फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। कंट्रोल यूनिट सीपीयू में वो पार्ट होती है जो कंट्रोल भी करती है और जो डायरेक्ट भी करती है ऑपरेशंस को प्रोसेसर के, ठीक है। जो मैंने अभी साइकिल की बात की थी वो भी देख लेते हैं। देखो बेसिकली साइकिल में आपने पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा हो तो मैं बता दूं, कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है फैच। इंस्ट्रक्शन क्या होती है? फैच होती है। फैच मतलब इंस्ट्रक्शन ली जाती है, राइट। उसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोड होती है, ठीक है, एक फॉर्म में डिकोड होती है। डिकोड होने के बाद वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, मतलब कोई काम को अगर हम परफॉर्म कर देते हैं तो वो काम हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई काम करने को दिया जाता है और हमने वो काम कर दिया, ठीक है, तो मतलब वो काम परफॉर्म हो गया, वो काम एग्जीक्यूट हो गया। तो जब डिकोड हो जाती है तो एग्जीक्यूशन फेज में आ जाता है, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है, अब रिजल्ट स्टोर होता है मेमोरी में। जब काम परफॉर्म हो गया, जब आपको कोई काम दिया गया, आपने काम कर लिया, तो उसके बाद तो उसका रिजल्ट ही दिखेगा, तो वो जो रिजल्ट दिखेगा, जो रिजल्ट होगा वो स्टोर हो जाता है। स्टोर रिजल्ट इन मेमोरी, ठीक है। मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस पैच होके कंट्रोल यूनिट में जाती है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, डिकोड करता है। उसके बाद जो ALU, अच्छा ये ALU क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल या लॉजिक यूनिट, ठीक है। इसमें क्या परफॉर्म होता है, इसमें सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। सारे जो भी कंप्यूट करने वाले ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म होते हैं। तो ALU में ऑपरेशंस परफॉर्म हुए, एग्जीक्यूट हुए, उसके बाद कहाँ जाएगा, उसके बाद सीधा मेन मेमोरी में क्या लिया आएगा, रिजल्ट लिया आएगा। जो इन्फॉर्मेशन फैच की थी उसका जो भी स्टोर्ड रिजल्ट होगा वो कहाँ स्टोर होगा, वो मेन मेमोरी में स्टोर होगा, ठीक है। समझ में आई। तो अब देखा आपने, कंट्रोल यूनिट मेन काम करता है किस चीज़ का, डायरेक्ट करने का, कंट्रोल करने का, राइट। गेटिंग इट। नहीं समझ में आया, यू कैन आस्क, डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। कंट्रोल यूनिट वही पार्ट है जो कंट्रोल और डायरेक्ट करता है ऑपरेशंस को प्रोसेसर में। ALU जैसे मैंने बताया था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है एंड इट कैरीज आउट अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो कंप्यूटेशंस होती हैं वो करता है, और लॉजिक ऑपरेशंस जितने भी जैसे आप गेट्स एंड ऑल पढ़ते हो, ठीक है, तो सब इसी की कैटेगरी में आते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन वर्ड में दे रीड दोज अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस और फिर परफॉर्म करता है। तो ALU का भी इम्पॉर्टेंट रोल है, बट मेन जो माना जाता है वो कंट्रोल यूनिट मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट पे आए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विंडो OS में व्हेन यू डिलीट एन आइटम फ्रॉम एनी ऑफ दी ड्राइव्स by making use of delete key or even by simply right clicking and selecting the delete option, the item is moved to dash। क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर आंसर पे आएंगे। कह रहा है कि जो विंडोज़, आप अपना लैपटॉप में विंडोज़ यूज़ करते हैं बहुत लोग, कुछ लोग मैक भी यूज़ करते होंगे, ठीक है, और बहुत सारे लोग विंडोज़ यूज़ करते होंगे। किसी के पास विंडोज़ 2013 होगा, किसी के पास लेटेस्ट वर्जन होगा, तो वर्जन डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है। बट सभी वर्जन में अगर हम बात करें, अगर हमें कोई आइटम को डिलीट करना है, ठीक है, किसी फाइल को डिलीट करना है कहीं से भी, चाहे वो ड्राइव से होता है या सिंपली आपको डिलीट करना है। मान लो एक फाइल है, फाइल आइकन है, एक फाइल है, आपको इस फाइल को डिलीट करना है, ठीक। आप फाइल पे राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शंस आएंगे, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, रीनेम, काफ़ी सारे आते हैं, कॉपी पेस्ट, ओपन विद समथिंग समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नीचे होता है बेसिकली डिलीट का ऑप्शन होता है, तो आप डिलीट पे क्लिक करोगे, फाइल डिलीट हो जाएगी, ठीक है। या आप फाइल को रिसाइकलिंग बिन में भी ट्रांसफ़र कर देते हो, उससे भी डिलीट हो जाती है, ठीक है। डिलीट की का यूज़ होता है, कीबोर्ड, आप मैंने पिछले जो सेशन था, फर्स्ट सेशन जो था कंप्यूटर्स का, उसमें मैंने आपको पूरा कीबोर्ड दिखाया था। यहाँ पे डिलीट की भी होती है कीबोर्ड में, आप डिलीट की फाइल पे क्लिक करो और डिलीट की प्रेस करो तब भी डिलीट हो जाएगा, कई सारे तरीक़े से डिलीट हो जाएगा। तो अब वो कह रहे हैं कि डिलीट होके ये आइटम मूव कहाँ करते हैं, जाते कहाँ हैं, ठीक है। तो ये आइटम जाते हैं रिसाइकलिंग बिन में। आई होप हम सबको ही इसका आंसर पता होगा, बट लैंग्वेज कैसी पूछ रहा है SSC कि 3 लाइन में लिख दिया कि बच्चे को पढ़ने का ही टाइम इतना लग गया। वही वाली बात है कि क्वेश्चन ऐसे नहीं टफ किया तो वैसे क्या, पूछ आसान ही रहा है, बट क्या कर रहा है, थोड़ी सी लैंग्वेज बढ़ा दी ताकि बच्चा पढ़ने में टाइम लगाए, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को डिलीट करने के लिए हम 2-3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ऐसे 3 तरीके तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब जाएगा कहाँ, 2 तरीके हो 3 तरीके हो, जाएगा रिसाइकलिंग बिन में।
तो करेक्ट आंसर सी होगा, दैट इज रिसाइकलिंग बिन। ठीक है, आगे चलें देखें। अच्छा, रिसाइकलिंग बिन का ये आइकन होता है, अगर किसी ने नहीं ध्यान दिया हो तो उनके लिए मैंने लगा दिया था। उसके बाद कुछ ऑप्शंस थे जैसे टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू और कंट्रोल पैनल, तो मैंने उसके भी आइकन लगाए हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। कंट्रोल पैनल की बात करें तो दिस इज कंट्रोल पैनल। अगर आप अपने मेन्यू देखो, ये जो है हमारा विंडोज़ लोगो की है, इसको प्रेस करोगे और सर्च में कंट्रोल पैनल लिखोगे, आपके में भी ऐसा खुल के आ जाएगा। कंट्रोल पैनल में पूरी सेटिंग्स होती हैं, चाहे वो सिस्टम सेटिंग्स हो, नेटवर्क एंड इंटरनेट हो, हार्डवेयर एंड साउंड हो, प्रोग्राम्स जो इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स होते हैं, यहाँ क्लिक करोगे तो इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स की लिस्ट आ जाएगी कि ये प्रोग्राम्स आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं। यूज़र अकाउंट आ जाएगा, पासवर्ड आपको चेंज करना पड़ता है, क्लॉक एंड रीजन, तो डेट या रीजन चेंज करना पड़ता है, तो वो सब। ठीक है, फिर ये आपका हो गया राइट। उसके बाद अच्छा एक मिनट, स्टार्ट मेन्यू, तो मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट मेन्यू में लोगों की होती है, सर्च ऑप्शन में आप सर्च कर सकते हैं, तो ये आपका स्टार्ट मेन्यू होता है। तो ये पार्ट जो होता है वो स्टार्ट मेन्यू होता है। ठीक है, सबके पीसीज में होता है, सबके कंप्यूटर में, लैपटॉप में होता है। उसके बाद ये वाला पार्ट जो था वो टास्क बार था, ये सेटिंग का ही पार्ट है। जो हमने कंट्रोल पैनल अभी देखा था ना, कंट्रोल पैनल में सेटिंग का ऑप्शन होता है, ये सिस्टम सिक्योरिटी है, सेटिंग का ऑप्शन होता है, उसी में ही आ जाता है टास्क बार। ठीक है, ये हमारी पूरी खुल गई कि आपको स्क्रीन को लॉक करना है, स्टार्ट, टास्क बार, फॉन्ट, ये सब उसमें ही आ जाता है, सेटिंग में ही आ जाता है। तो टास्क बार में भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं, अगर आपको परफॉर्म करने हैं, लॉक करना है या जो भी आपको चूज़ करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा, आशा कर रही हूँ। ठीक है, नहीं आया तो बताना। कंट्रोल पैनल की जब हम बात कर रहे थे तो जैसे मैंने बताया, इट प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू व्यू एंड चेंज द सिस्टम सेटिंग। क्या एबिलिटी होती है इसके पास? इसके पास एबिलिटी होती है कि ये व्यू कर सके, देख सके और चेंज कर सके सिस्टम सेटिंग को। मतलब अगर आप कंट्रोल पैनल पे जाओगे तो आप सेटिंग चेंज कर सकते हो। तो मैंने बताया था कंट्रोल पैनल के अंदर सेटिंग का ऑप्शन भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट देखें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज दैट हेल्प्स द स्टाइल the HTML markup code used to create and design website and web pages। क्वेश्चन समझते हैं। वो पूछा है इनमें से कौन सी, ये चार ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज है जो हेल्प करता है HTML को स्टाइल करने में। ठीक है, HTML मार्कअप कोड को स्टाइल करने में। स्टाइल एज इन व्हाट, क्या होता है स्टाइल? बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड फॉन्ट, ये सब चीज़ें। ठीक, तो हेल्प करता है एंड यूज टू क्रिएट एंड डिज़ाइन वेबसाइट। ये जो HTML आप सब जानते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन करने में, क्रिएट करने में, वेब पेजेस क्रिएट करने में यूज़ की जाती है लैंग्वेज। बहुत सारी लैंग्वेज होती है, C++, जावा, PHP, HTML, ठीक है, कुबाल, कितनी सारी होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं और सबका अपना अपना यूसेज होता है। तो जो HTML होती है बेसिकली वेब पेजेस लिखने में, ठीक है, वेब पेजेस डिज़ाइन करने में, वेब पेजेस के लिए कोडिंग जो होती है वो HTML के थ्रू होती है। ठीक है, तो HTML वेबसाइट और वेब पेजेस को डिज़ाइन करने में यूज़ होती है। अब वो पूछा इसको स्टाइल करने के लिए कौन सी एक तरह से आप कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज को यूज़ करोगे, तो ये होगी कास्केडिंग स्टाइल शीट। अगर किसी को याद करने में, समझने में दिक्कत भी हो रही हो ना, तो अपने हिसाब से शॉर्ट ट्रिक टाइप बना लिया करो। ठीक है, अब आपने एक क्वेश्चन याद किया कि कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज पूछा है जो क्या करती है, एक तरह से हेल्प करती है क्या करने में, स्टाइल दी HTML मार्कअप कोड। तो स्टाइल वर्ड है, ठीक है, उससे आप कास्केडिंग में भी एक स्टाइल है, स्टाइल शीट, CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो आप ऐसे थोड़ा बहुत लाइक समझ के उसको एक तरह से याद कर सकते हैं। हाँ, पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, चीज़ों को समझिएगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे स्टाइल की जगह कोई और वर्ड दे दे, ज़रूरी नहीं है,
वर्ड स्टाइल ही दें, ठीक। क्वेश्चन की लैंग्वेज भी चेंज हो सकती है, तो उसके लिए आपको सेशन पूरा देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा चीज़ों को। जहाँ तक हम कास्केडिंग स्टाइल शीट्स की बात करते हैं, जैसा मैंने बताया, एक वेब टेक्नोलॉजी है फॉर एडिंग द लुक या स्टाइल या लुकआउट, जैसे फॉन्ट्स हो गए, कलर हो गई, स्पेसिंग हो गई वेब पेजेस की, वो सब ये लैंग्वेज उसको ऐड करने में काम करती है, ठीक है। और अगर लिखना होता है तो कई बार टैग्स पूछ लेता है, ठीक है। तो लिखना होता है HTML में लिखते कैसे हैं, लैंग्वेज लिखते कैसे हैं, तो बेसिकली एक सिंबल होता है दैट इज दिस, इसमें लिखा जाता है। अगर किसी को बोल्ड भी करना है ना, तो वी राइट BR, टैग्स में हम BR लिखते हैं और वो चीज़ बोल्ड हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह एक HTML हेडर से स्टार्ट होके बॉडी, और जब हम, ये कोडिंग है थोड़ी आई होप आप समझ पा रहे, इतना आपको जितना समझ पा रहा होगा मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। फिर भी देखो, ये एक तरह से क्या बोलते हैं, एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है किसी भी चीज़ को। जैसे हम भाषा को लिखते हैं, तो इस भाषा को लिखने का भी एक तरीका होता है कि आप किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो तो किसी चीज़ को एंड करोगे। जैसे आप ऐसे लिखते हो एग्जाम्पल के लिए हिंदी या इंग्लिश में, तो आप स्टार्टिंग में उसका स्टार्टिंग जो फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स में लिखते हो, पहले पैराग्राफ में थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हो और लास्ट में उसको क्लोज कर देते हो कंक्लूजन देके। तो इन लैंग्वेजेस में भी एक स्टार्टिंग में होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम किसी भी चीज़ को ऐसे लिखते हैं, और जब हम उसी लाइन को या उसी चीज़ को एंड कर देते हैं तो हम एक स्लैश लगा देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बॉडी और HTML के लिए पहले ये स्लैश लगा हुआ है, ठीक है। तो ये तो थोड़ी लैंग्वेज की बात थी, इसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन आता है अगर SSC पूछता है, इतना नहीं पूछेगा, पूछता है तो डेफिनेटली बात करेंगे, ठीक है। अभी जितना ज़रूरी था उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने आपको बताया, रीज़न बीइंग कि कल को अगर पूछ ले किसी भी फॉर्म में तो आपको आना चाहिए, ठीक। CSS के बारे में हमने बात कर ली, HTML भी हमने अभी बात की कि एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, किसके लिए, ताकि हम वेबसाइट्स और वेब पेजेस डिज़ाइन कर सकें उस चीज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखो बोल रहा है डैश इज द टाइप ऑफ मालवेयर दैट इज ऑफन डिसगाइज्ड एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। लेजिटिमेट क्या मतलब होता है, जो सही दिखे, ठीक है, जो मतलब दिखे कि बिल्कुल ठीक है, ठीक, जिसमें कोई गड़बड़ी ना लगे आपको, वो चीज़, वो सॉफ्टवेयर जिसमें आपको अंदेशा ना हो कि इसमें मालवेयर हो सकता है, नहीं हो सकता है, मेरे सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकता है, जो चीज़ बिल्कुल ठीक ठीक लगे, सही सही लगे, दैट दोज सॉफ्टवेयर आर कंसिडर्ड एज लेजिटिमेट वन। उसकी ट्रांसलेशन पे नहीं जाते हैं, तो लेमैन लैंग्वेज में अगर आप समझे तो ये होता है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा होता है जो अपना भेद छुपा लेता है और अपने आप को लेजिटिमेट दिखाता है, सही दिखाता है, ऐसा दिखाता है कि बिल्कुल ठीक है सब, आप क्लिक कर सकते हो आपके सिस्टम पे। मतलब जैसे आप पे कोई इमेज डाउनलोड कर रहे हो मान लो, ठीक है, तो आप जो इमेज डाउनलोड कर रहे हो या कोई आपको कहता है ये गेम या ये ऐप डाउनलोड कर लो, कोई पॉपअप मैसेज आता है, तो आपको लगेगा नॉर्मल ही है, ठीक है। तो डिस्टिंग्विश करना मुश्किल होता है कब, इन सॉफ्टवेयर्स के मामले में जो अपने आप को लेजिटिमेट दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, सही दिखाते हैं। तो वो कौन सा होता है, वो ट्रोजन हॉर्स होते हैं। ट्रोजन्स बेसिकली वो मालवेयर्स होते हैं जो अपने आप को लेजिटिमेट दिखाते हैं, सही दिखाते हैं, बट अंदर से क्या कंटेन कर रहे होते हैं, वायरस कंटेन कर रहे होते हैं, इन्फेक्टेड फाइल्स होती हैं बेसिकली जो आपके कंप्यूटर को हार्म करती हैं। तो टाइप्स ऑफ मालवेयर थोड़ा देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने बात की थी अभी ट्रोजन हॉर्स की, ठीक है। ट्रोजन की जो क्या करता है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम को ऐसा दिखता है दैट सीम्स टू बी अ गेम, बट मतलब बहुत दिखता है कि बहुत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसको डाउनलोड करने में, बट होता क्या है, इंफॉर्मेशन को स्टील करता है, चुराता है, इरेज कर देता है, ठीक है। एक बार आपके सिस्टम में घुस गया तो इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देगा और उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अच्छा, ऑप्शन में ना एक ऑप्शन और था रैंसमवेयर। रैंसम क्या होती है, फिरौती जो हम मांगते हैं,
ठीक है, जब कोई हम नहीं मांगते फिर होती है, ठीक है। तो उसी से ही आप इसको, इस टर्म को कनेक्ट कर सकते हैं। रैंसमवेयर का क्या मतलब हो गया, इट ब्लॉक्स द पीसी, टेक्स कंट्रोल, एनक्रिप्ट योर फाइल एंड डिमांड्स रैंसम टू रिटर्न देम टू यू। क्या मतलब हुआ, रैंसमवेयर मैंने आपको बताया हिंदी में मतलब, ठीक, क्या करेगा, आपके सिस्टम में घुसेगा, ठीक, आपके सिस्टम को ब्लॉक कर देगा, ठीक है, आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाओगे, कंट्रोल ले लेगा, फाइल्स को एनक्रिप्ट कर देगा, एक कोड में डाल देगा जो आपको नहीं पता होगा ऑब्वियसली, और उन फाइल्स को रिलीज करने के लिए, उन फाइल्स को आपको वापस देने के लिए, वो जो कंट्रोल उसने ले रखा है उसको हटाने के लिए वो आपसे पैसे मांगेंगे। कौन, जो हैकर्स होंगे बेसिकली, ठीक है, जिन्होंने ये काम किया है आपके सिस्टम में। तो रैंसमवेयर से आप ऐसे समझ सकते हो, वायरस हम सब जानते हैं डैमेज करता है आपका डाटा को और फाइल्स को वाया डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट। जब हम बेसिकली, जब भी हम नेट से डाउनलोड करते हैं तो बोलते हैं ध्यान से करना चाहिए, क्या पता किस फाइल में कौन सा वायरस हो, ठीक है। स्पाईवेयर की बात करें तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर्स विदाउट देयर नॉलेज। स्पाई का क्या मतलब होता है, जासूसी करना, तो स्पाईवेयर भी वही काम करता है, जासूसी ही करता है, आपकी इंफॉर्मेशन को ले लेगा विदाउट आपकी नॉलेज, ठीक है, और उसको जैसे यूज करना होता है फिर दे कैन यूज, ठीक। रह गया वॉर्म और एडवेयर। एडवेयर की बात करें तो देखो ऐड है, इसमें वेयर सब में कॉमन है कई चीज़ों में, ठीक है, जैसे एडवेयर हो गया, स्पाईवेयर हो गया, ठीक है, रैंसमवेयर हो गया, तो वेयर कॉमन है। आगे के वर्ड से ट्रिक बन सकती है। एक तो एडवेयर में ऐड है, ऐड क्या होती है, एडवर्टीजमेंट, ठीक है, तो वो वही है, ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करेगा या डाउनलोड करेगा एडवर्टाइजिंग मटेरियल, कौन से, जैसे बैनर्स हो गया, पॉपअप्स हो गया, जब भी एक यूज़र ऑनलाइन आएगा, तो जब भी एक यूज़र ऑनलाइन आएगा पॉपअप मैसेज भेजेगा, डाउनलोड करवाएगा और खुद से भी डाउनलोड करेगा, एक बार इंस्टॉल हो जाएगा तो, ठीक है। वॉर्म की बात करें तो वॉर्म स्पेस लेता है और स्लो कर देता है आपके सिस्टम को, कैसे, कॉपीज बना देगा मल्टीपल, उससे आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा जब ज़्यादा कॉपीज बनने लगेंगे, ठीक। ये कुछ नहीं है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है सारी वही इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, वही चीज़ें दोबारा बताई गई हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी और ये सब लिखा आपके लिए ही गया है, ठीक है, तो इसको पढ़ना, वीडियो देखना, पूरा देखना, ठीक। नेक्स्ट पे चलें। अच्छा, नेक्स्ट पे चलने से पहले ना देखो ऑप्शंस में दो चीज़ें और थी, एक रूल किट थी और एक कीलॉगर था। कीलॉगर आपको शब्द ही समझ में आ रहा होगा। कीलॉगर क्या करता है, कीलॉगर ऐसा मालवेयर होता है जो क्या करता है, जितनी भी आपने की स्ट्रोक प्रेस की ना उसका रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, जितनी भी आपने कीबोर्ड में की स्ट्रोक्स प्रेस किए, जब आप कीबोर्ड में कुछ प्रेस करते हो तो वो आप क्या प्रेस करते हो, वो की स्ट्रोक्स होते हैं, ठीक है। तो की स्ट्रोक्स जब आप प्रेस करते हो तो उसका रिकॉर्ड कीलॉगर, जो एक तरह से मालवेयर है, वो रखता है उसका रिकॉर्ड, ठीक है। इंफॉर्मेशन लेता है और सेंड करता है हैकर को, यूज करता है एक कमांड एंड कंट्रोल सर्वर के थ्रू, ठीक है। रूल किट्स की अगर, रूट किट्स की अगर हम बात करें तो रूट किट्स आपके कंप्यूटर में एंटर करता है। इट कैन एंटर कंप्यूटर्स व्हेन यूजर ओपन स्पैम ईमेल्स एंड इनएविडेंटली डाउनलोड मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। जब भी आप कोई स्पैम ईमेल डाउनलोड कर लेते हैं, उसमें कुछ भी कोई वायरस, कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, तो वो जो होता है बेसिकली ईमेल के थ्रू रूल किट मालवेयर काम करता है, ठीक है। आगे चलें, आगे देखें। MS Excel 365 की बात कर रहा है, तो पूछा है MS Excel 365 में which of the following appears across the top of the screen and below the title bar and contains all the command, formula and features needed to create data intense spreadsheet। क्या बोल रहा है, देखो बोल क्या रहा है, वो किससे समझेंगे, वो समझेंगे इमेज से। क्या आपको ये इमेज देखने को मिलती है जब भी आप MS Excel को ओपन करते हैं, ठीक है।
जब भी आप MS Excel बेसिकली इसने जो मेंशन किया है वो किया है 365 को, ठीक है, बट थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। बाकी जब भी आप खोलोगे, चाहे वो 13 वर्जन हो MS ऑफिस का या कोई भी वर्जन हो 21, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे दिखेंगी बट ओवरऑल जो दिखेगा वो ऐसा ही दिखेगा। और ये होता क्या है, ये है क्या चीज़, ये रिबन है। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं रिबन। जो क्या कंटेन करता है, ये रिबन क्या कंटेन करता है, वही वो बता रहा है कि ये रिबन कंटेन करता है, टॉप पे होता है स्क्रीन के और बिलो होता है टाइटल बार के, ठीक है, टॉप पे होता है स्क्रीन के और टाइटल बार के नीचे होता है, और कंटेन करता है सारे कमांड्स, फॉर्मूलाज एंड फीचर्स जो जिनकी ज़रूरत होती है डेटा शीट्स को क्रिएट करने में, ठीक है, जिनकी ज़रूरत डेटा शीट्स को क्रिएट करने में होती है वो सब रखता है, राइट। नेक्स्ट पे चलें, वही चीज़ लिखी हुई है, इट कंटेन्स ऑल द कमांड फॉर्मूलाज एंड फीचर्स नीडेड टू क्रिएट डेटा इंटेंस स्प्रेडशीट्स, ठीक है, सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, डैश इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, किसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के रूप में भी जानते हैं। अच्छा, USB स्टिक्स होती हैं, क्या इलेक्ट्रॉनिक कुछ होता है उसमें, ये सब चीज़ें भी छोड़ो, तो आंसर पे बात करते हैं। आंसर है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, जो हमारी SSDs होती हैं, बेसिकली सॉलिड स्टेट ड्राइव होती हैं, ठीक है। आप लगवाते हो ना अपने कुछ लोग, क्या होता है जब लैपटॉप स्लो हो जाता है तो SSD या रैम बढ़वा लेते हैं, लगवा लेते हैं लैपटॉप में, ताकि स्पीड थोड़ी फास्टर हो जाती है। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्क होती है, ठीक, कैसे दिखती है, कुछ इस तरह दिखती है, राइट। SSD एक टाइप की इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस है जो कॉमनली यूज़ होती है और स्टोर करती है डेटा को कंप्यूटर, लैपटॉप्स में और भी सारे डिजिटल डिवाइसेस में। ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर है हार्ड डिस्क ड्राइव से, राइट, ठीक है। SSD टिपिकली यूज प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इन मॉडर्न लैपटॉप्स या फिर कंप्यूटर या जो भी अदर डिवाइसेस हैं, ठीक है, उन सब में यूज़ होती है। दे ऑफर फास्टर बूट एंड लोड टाइम, थोड़ी ज़्यादा फास्ट होती है, क्विकर डाटा को ट्रांसफ़र कर सकती है जल्दी से। तभी बोलते हैं कि जब लैपटॉप आपका स्लो होता है तो आप SSD या रैम डलवा लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये प्रोसेसेस को फास्ट कर देता है, स्पेस भी आती है आपके लैपटॉप्स में और प्रोसेसेस और इंस्ट्रक्शन क्विकली जो डेटा होता है वो ट्रांसफ़र होता है, जल्दी से परफॉर्म भी होता है। तो आप कह देते हैं कि आपका जो लैपटॉप है आप अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है, ठीक से काम कर रहा है, इम्प्रूव करता है ओवरऑल सिस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी SSD, ठीक। नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट देखें, डैश इज द हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन CPU दैट इज यूटिलाइज्ड टू स्टोर डेटा टेम्परेरी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। क्या मतलब हुआ और क्या आंसर होगा, दोनों चीज़ समझते हैं। चलो देखो क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा, इन चार ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक हाई स्पीड डिवाइस है। पहली बात, ठीक, हाई स्पीड डिवाइस है, किस में यूज़ होता है, CPU में यूज़ होता है। सारे ऑप्शंस में से मुझे एक ही समझ में आ रहा है, इतना सही पढ़ के, ठीक है। हाई स्पीड डिवाइस है, CPU में यूज़ होता है यूटिलाइज करने के लिए, टू स्टोर डेटा टेम्परली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। जब भी कोई डेटा प्रोसेस होता है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर होती है रजिस्टर में। करेक्ट आंसर क्या है, D, रजिस्टर्स। दिखा भी देती हूँ मैं आपको रजिस्टर्स कैसे होते हैं। अगर आपका लैपटॉप कभी खुला हो, आपने देखा हो, तो ये जो होते हैं छोटे छोटे लगे होते हैं बहुत ज़्यादा सर्किट में, तो ये जो है अगर आपको क्लियरली विजिबल है ये, तो दिस इज रजिस्टर। रजिस्टर काम क्या करता है, रजिस्टर बेसिकली जल्दी से किसी भी डेटा को स्टोर कर लेता है टेम्परली, परमानेंट नहीं करता। बहुत सारे रजिस्टर यूज़ होते हैं,
ठीक है। तो टेम्परेरी रजिस्टर स्टोर कर लेता है डेटा को हाई स्पीड में, बहुत तेज़ी से। हाई स्पीड डिवाइस इसलिए बोलते हैं इसको, ठीक है, जब भी कोई प्रोसेस या जब भी कोई इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होती है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर्स में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या था? करेक्ट आंसर रजिस्टर था। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको दिखा सकती हूँ, एंड दैट इज कैपेसिटर, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देखो वही चीज़ें हैं, सब लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट पूछ रहा है। पेपर में क्या होता है, कंप्लीट करना होता है, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस पे पहुंचना होता है। बहुत बार होता है आप इनकरेक्ट को करेक्ट, करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ के गलती कर जाते हो, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। आता हुआ क्वेश्चन गलत करना एक तरह से बहुत बड़ी गलती है, तो वो गलती आपको नहीं करनी, राइट। तो इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट ही बता रहा है। स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा इनकरेक्ट है। कैच मेमोरी कीप्स द प्रोग्राम दैट कैन बी रन इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। बिल्कुल सही है। जो कैच मेमोरी होती है वो प्रोग्राम्स को रखती है कौन से? जो शॉर्ट टाइम में परफॉर्म होने होते हैं। कैच में टेम्परेरी डेटा होता है, परमानेंट नहीं होता, जैसे रजिस्टर्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो कैच मेमोरी भी वही काम करती है कि वो डेटा को कुछ टाइम तक होल्ड करती है, टेम्परेरी होल्ड करती है और बहुत तेज़ी से काम करती है, ठीक। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पढ़ते हैं। कैच मेमोरी स्टोर्स डेटा इन परमानेंट यूज। अभी बताया टेम्परेरी यूज में होता है, परमानेंट नहीं होता, तो ये इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया। आगे देख लेते हैं, कोई और गलत तो नहीं है। कैच मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी। ये भी चीज़ अभी बताई कि फास्टर होती है, ठीक है, मेन मेमोरी से ज़्यादा तेज़ होती है, फास्ट होती है, ठीक। और साइज जो होता है वो इसका स्मॉल होता है, ये भी करेक्ट है। तो जो साइज ऑफ कैच होता है, कैच मेमोरी, वो भी छोटा होता है, स्मॉल होता है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि वो गलत है, ठीक। यहाँ तक रहे, ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है कैच के बारे में, यू कैन हैव अ लुक। यहाँ तक रहे आज के क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस होंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए एग्ज़ाम में, ठीक है। तो हर सेशन को देखना, कुछ ना समझ में आए ज़रूर बताना, कमेंट करना, ताकि कमेंट के माध्यम से मैं समझ में आए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ दिक्कत हो रही है। तो चलो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।